प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका प्रथम अध्याय भूगोल का सामान्य परिचय हमने शुरुआत की थी। और पहले लेक्चर में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जिसमें हमने ज्योग्राफी का शब्द या इसका अभिप्राय क्या होता है उसकी हमारी चर्चा हुई। उसके बाद हमने भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए इस पर हमारी चर्चा हुई थी। साथ ही साथ विभिन्न तत्वों की चर्चा हुई कि भूगोल में विशेषकर दो प्रमुख शाखाओं के रूप में एक भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा मानव भूगोल। कक्षा 11 में संपूर्ण पाठ्यक्रम चाहे वे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के रूप में हो फिर भारत के भूगोल के रूप में, पुस्तक में हम भौतिक वातावरण के संबंधित तथ्यों की चर्चा करेंगे। और लास्ट हमने ज्योग्राफी शब्द या भूगोल शब्द किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया वह भी हमारी चर्चा हुई थी। उसमें हमने देखा था कि ग्रीक विद्वान इरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द यानी भूगोल शब्द का प्रयोग किया। अर्थ पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ वर्णन करना होता है। फिर हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो कि बहुआयामी है, इसमें विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह मृदा विज्ञान हो, समुद्र विज्ञान हो, वनस्पति शास्त्र से संबंधित, जीव विज्ञान संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। और अब हम आज के इस लेक्चर में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको नोट्स महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित, महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित आपको बनाने हैं और जिसके माध्यम से आप अपना अध्यापन जारी रख सकें। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। देखिए, लास्ट हमने पढ़ा था कि जो संश्लेषण है, तो संश्लेषण क्या होता है कि भूगोल में प्राकृतिक और सामाजिक विषयों के साथ संश्लेषण किया जाता है। जितने भी प्राकृतिक भाग हैं या जितने भी सामाजिक विषय हैं उनका हम एक रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब हम आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा, हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। ये बात बिल्कुल सत्यता है कि पृथ्वी पर भौतिक, जैसे हमने चर्चा की थी, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, घाटियाँ, ये सब क्या हो गए? भौतिक वातावरण। चारों ओर खुला हुआ या आकाश, अंतरिक्ष जिसको हम वायुमंडल, अथाह राशि, जलमंडल। और सांस्कृतिक वातावरण जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वे उसका धर्म हो, समाज हो, परिवार हो, आवास हो, जनसंख्या हो, और इनसे जुड़े हुए उसके धार्मिक स्थल हो, ये सब उसकी संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो सांस्कृतिक वातावरण भी एक प्रकार से भिन्न दिखाई देता है। हर देश में,
हर महाद्वीप में अलग अलग प्रकार के मनुष्यों का वास है, उनके अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनके अपने अपने रीति रिवाज हैं, नियम हैं और भौतिक वातावरण जो कि समस्त पृथ्वी पर, चाहे स्थल भाग हो, चाहे वायुमंडल का भाग हो या जलमंडल का भाग हो, हर जगह भौतिक वातावरण भी अलग अलग दिखाई देता है। अनेक तथ्यों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं या कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो समान होते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो असमानता लिए हुए होते हैं, और इसी को हम क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली किसका अध्ययन करती है। तो आगे हम पढ़ेंगे अभी कि इतिहास जो है वो समय का अध्ययन करता है। इतिहास समय का अध्ययन करता है, जबकि ज्योग्राफी जो है वो क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष का अध्ययन करती है। तो समय के साथ साथ और क्षेत्र विशेष में क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, किस प्रकार से परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वहाँ का भौतिक वातावरण किस प्रकार से रहता है और मानवीय पहलू के अनुसार उसमें किस प्रकार के सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, यही क्षेत्रीय भिन्नता है। अब क्षेत्रीय भिन्नता को या क्षेत्रीय अध्ययन की जो भिन्नता है उसको यदि हम एक फॉर एग्जांपल समझे तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रदेश या एक राज्य, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश राज्य है और एक राज्य राजस्थान है। तो राजस्थान की जो भौतिक दशाएं होगी या जो इसका भौगोलिक स्वरूप होगा वो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप से कहीं अलग होगा। उत्तर प्रदेश में नदियों का क्षेत्र अधिक है, बड़ी बड़ी विशाल नदियों का क्षेत्र है। तो वहीं राजस्थान में चंबल, बनास, इन मुख्य नदियों का क्षेत्र है जो कि अधिक बड़ी नहीं है। राजस्थान में एक तरफ रेगिस्तानी क्षेत्र है, अरावली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नदियों का एक जाल है, नदियों की संरचना का एक जाल है। तो उसी प्रकार से हर क्षेत्र की भिन्नता भी अलग अलग है। यहाँ जो क्षेत्रीय भिन्नता है राजस्थान में, और यहाँ जो निवास करने वाला मानव समूह है, मानव अपने अनुसार उस क्षेत्र की परिस्थिति देखकर कार्य करता है, जबकि उत्तर प्रदेश में वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और वहाँ जो निवास करने वाला मानव समाज है वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर क्रियाकलाप करता है। तो क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करना ही भूगोल का प्रमुख आधार है। तो क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है, क्योंकि क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो आप जान पा रहे हैं कि भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग तत्व उनके होते हैं, अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। तो जो भी कारक होते हैं, यदि उन कारकों में कोई विभिन्नता नज़र आती है तो उन कारकों का भी अध्ययन करना होता है। धरातल के प्रमुख तथ्यों में यदि विभिन्नता होती है तो उसका भी हमें अध्ययन करना होता है। जैसे एक उदाहरण से माध्यम से आपको समझाया गया है, और आप इसमें देखेंगे कि फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। ठीक है, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं या आप राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और वहीं दूसरी ओर आप उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ें या मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ें या गुजरात का भूगोल पढ़ें, तो वहाँ यदि आप फसल के बारे में, कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ अलग होगा, और राजस्थान में यदि कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ अलग होगा। तो दोनों में भिन्नता नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वहाँ सर्वाधिक नदियों का जाल है, सर्वाधिक नदियाँ हैं जो कि वर्षवाहिनी है। उन नदियों में हिमनद या हिमानियों का जो जल होता है वो निरंतर गतिशील रहता है।
जबकि राजस्थान में देखें तो राजस्थान में एक चंबल नदी है जो वर्ष भर बहती है, या बनास नदी, और बनास की कुछ सहायक नदियाँ जो वर्ष भर बहती हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी नदियाँ जो हैं वो समय के अनुसार गमन करती है, समय के अनुसार चलती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिर फसलों के रूप में भी भिन्नता देखने को मिलती है। हम सीजन्स के अकॉर्डिंग फसल को उत्पादित करते हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में उत्पादित करने का जो पैटर्न होता है या जो फसलों का प्रारूप होता है वो कुछ अलग देखने को मिलता है। साथ ही भिन्नता एक तथ्य के रूप में, अब भिन्नता क्यों होती है उसके पीछे कारण क्या है। मिट्टी सर्वप्रमुख, फसल को उत्पादित करने के लिए, फसल का निर्माण करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता, मृदा की आवश्यकता होती है। तो मृदा अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जहाँ जलोढ़ मृदा है, उपजाऊ मृदा है, वहीं राजस्थान के केवल पूर्वी भाग में इस प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलती है। जलवायु भी अलग होती है। बाज़ार में मांग, जनसंख्या अधिक होगी तो बाज़ार में मांग अधिक होगी। कंपेरिजन कर रहे हैं हम यूपी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है तो फिर मांग भी सर्वाधिक वहीं पर होगी। इसी के साथ में किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। तो हम बेसिकली किस वस्तु का कार्य कारण संबंध, किस वस्तु का हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ भूगोल में एक या एक से अधिक तत्वों को हम सम्मिलित करते हैं। यहाँ कोई एक तत्व सम्मिलित नहीं होता या अनेक तत्वों का। यहाँ हमें मिट्टी, जलवायु, बाजार, किसान की व्यय क्षमता आदि अनेक तथ्यों का अध्ययन करना होता है। और ये अध्ययन किस में किया जाता है? ये अध्ययन ज्योग्राफी या भूगोल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है। देखिए, कार्य कारण का मतलब क्या होता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका संबंध किस प्रकार से स्थापित होगा, क्योंकि ये केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में भी देखने की क्षमता को विकसित करता है। देखिए, कार्य कारण का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आगे चलकर यानी कि यदि हम भविष्य के लिए कोई योजना बनाते हैं या भविष्य के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ चीज़ें देखते हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो वह किस प्रकार से वह स्थापित होगी, किस प्रकार से वह क्रियान्वित होगी, किस प्रकार से भविष्य के लिए उपयोगी होगी। तो एक भूगोलवेत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो भी तथ्यों की वो व्याख्या कर रहा है उसके पीछे कार्य कारण संबंधित जो भी ढांचा होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और ये व्याख्या जो होती है वो व्याख्या इतनी महत्वपूर्ण होती है, ये केवल व्याख्या ही नहीं, ये किसी भी तथ्य के लिए पूर्वानुमान या भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने में क्षमता विकसित करती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वर्तमान व भविष्य की जानकारी प्राप्त होती है। और कार्य करने के पीछे क्या लॉजिक है, कार्य करने के पीछे हमारा क्या लॉजिक है, वो भी एक महत्वपूर्ण होता है। आगे के अध्यायों में आप पढ़ेंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी को जो वर्तमान की परिस्थिति में हम देख रहे हैं और भविष्य में किस प्रकार से वो परिस्थितियाँ आ सकती है, उसका आकलन भी भूगोल में किया जाता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप इसको नोट्स में ज़रूर रखिएगा कि भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य है वे स्थैतिक नहीं है, वे गत्यात्मक होते हैं। देखो, इसको समझिएगा अच्छे से आप। जैसे भौतिक तथ्यों की हम बात करें, भौतिक तथ्यों में यदि हम भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि जो भारत कक्षा 10 में आपने अच्छे से जल संसाधन के बारे में पढ़ा है और कक्षा 9 में आप भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़कर आ चुके हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट देकर मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए दोस्तों, ये जो पूरा रीज़न है, ये जो पूरा रीज़न दिख रहा है, आपने ये अच्छे से पढ़ा है कि ये जो रीज़न है ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का विशाल मैदान है। ये आपने पढ़ा। ये वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं कि वर्तमान में क्या है, ये गंगा और गंगा की सहायक नदियों का विशाल मैदान है। चाहे वो पंजाब रीजन हो, हरियाणा रीजन हो, उत्तराखंड प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार रीजन हो, ये गंगा का मैदान, गंगा का उपजाऊ मैदान, गंगा का विशाल मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है। लेकिन पूर्व समय में यानी भूतकाल में ये 33 महासागर का हिस्सा था। 33 महासागर का हिस्सा था। अब 33 महासागर ये वर्ड आपके सामने नया है। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। इस वर्ड की चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे। वहाँ आपको ये अच्छे समझ में आएगा ये 33 महासागर है क्या। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पूर्व में ये जो हिस्सा था, पूर्व में ये जो क्षेत्र था, पूर्व में ये क्षेत्र पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जो जिसको आज हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये गंगा का विशाल मैदान कहते हैं, ये पूर्व में 33 महासागर का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों। ठीक उसी तरह से जो प्रायद्वीपीय पठार, ये भी आप पढ़कर आ चुके हैं, जो हमारा भारत का दक्षिणीवर्ती क्षेत्र है, करके दक्षिण में जो क्षेत्र है उसको हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो हिस्सा है ये पहले अफ्रीका के क्षेत्र से लगा हुआ था। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, हम आपको अच्छे से बताएंगे वहाँ पर। और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ये धीरे धीरे बदलती जा रही है। इसका मतलब ये स्थैतिक नहीं है। उस लाइन का मतलब ये हुआ तथा मानवीय दोनों प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य हैं वे स्थैतिक रुके हुए नहीं हैं, एक जगह स्थिर नहीं है, अपितु क्या है, गत्यात्मक बदल रहे हैं। तो 33 महासागर था पहले, अब यहाँ क्या बन गया, मैदान बन गया। हो सकता है ये परिवर्तित होता जाए, ये और आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 सालों में यहाँ कुछ और परिवर्तन आ जाए। ठीक है दोस्तों। तो ये परिवर्तित होता जा रहा है, ये गत्यात्मक है, ये स्थैतिक नहीं है। आपको समझ में आया। अब देखिए सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है, वो सेकंड इम्पोर्टेंट बात क्या है, मानवीय। अभी तक तो हमने भौतिक तत्वों की चर्चा की, अब मानवीय प्रकार की चर्चा करते हैं। अब मानवीय प्रकार कैसा, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में आप मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़कर आए हैं, आपने पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आपने पढ़ा होगा, मिस्र की सभ्यता को आपने पढ़ा होगा। ये आपने पढ़ा है, लेकिन वर्तमान में आज नहीं है। क्यों नहीं है, ये पहले था, वहाँ जनसंख्या थी, वहाँ लोग निवास कर रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ ये सभ्यताएं समाप्त होती चली गई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने में अनेक कारण हो सकते हैं। नदी में बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ना, लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाना, या अन्य महामारी जैसे आज वर्तमान में महामारी की जो परिस्थिति चल रही है वो भी हो सकता है। तो अनेक पतन के अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक विचारक होते हैं तो अनेक कारण देखने को मिलते हैं। लेकिन बात ये है कि उस समय वह सभ्यताएं थी, आज के समय में आज की सभ्यताएं, हो सकता भविष्य में ये सभ्यता नहीं रहे। तो ये जो प्रोसीजर है ये स्थैतिक नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है, ये चल रहा है। समय रुका हुआ नहीं है, समय भी चल रहा है। समय के साथ साथ परिस्थितियाँ भी बदलती जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है कि भौतिक तथा मानवीय, क्योंकि भूगोल में 2 ही तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, भौतिक तथ्य और मानवीय, जब हम दोनों का अध्ययन करते हैं। और ये दोनों ही भौगोलिक तथ्य के हिसाब से स्थैतिक नहीं है, अपितु क्या है, गत्यात्मक है। वह सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानवों के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मानव जो कि है निष्क्रिय प्राणी नहीं है, सक्रिय प्राणी है, वो निरंतर सक्रिय रहता है और कुछ क्रियाएं करता रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझेंगे कि कोविड-19 के इस दौर से पूरा विश्व जब गुजरता है तो समूचा विश्व, जैसे हम भारत की बात करें तो हमें भारत में लॉकडाउन की परिस्थिति को देखा हमने, और मार्च माह से लेकर लगभग जून माह तक एक लंबे अंतराल तक लॉकडाउन रहा। सारी क्रियाएं समाप्त, सारी क्रियाएं बंद हो गई।
लेकिन फिर भी चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो, कहीं ना कहीं वो चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। और आज भी वर्तमान में क्या है कि जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, शैक्षणिक गतिविधियों के जो स्थान हैं वो बंद हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वह आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे हों, चाहे वो विभिन्न प्रकार से लिंक के माध्यम से पढ़ा रहे हों या अन्य कोई साधन हो सकता है पढ़ाने का, लेकिन वो चल रहा है। तो निरंतर सक्रिय, तो मानव क्या करता है, निरंतर कार्य करता रहता है, कुछ सोचता रहता है, और यही सोच उसकी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उसको कालांतर में परिवर्तित करती रहती है। समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब देखिए एक उदाहरण और आता है, यहाँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर था। आदिम मानव समाज मतलब जिस समय मानव का विकास हुआ, मानव का जन्म हुआ, जन्म के समय वह इस प्रकार के आवास में नहीं रहता था, जंगलों में निवास करता था, नदियों के किनारे, वनस्पति के किनारे, जीव जंतुओं के बीच वो निवास करता था। तो वहाँ उसका संबंध पर्यावरण से बिल्कुल घनिष्ठ था। जैसे आज हम आवास बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, हम एक कॉलोनी में निवास कर रहे हैं, हम एक सोसाइटी में हैं, लेकिन उस समय का जो मानव है वो खुले वातावरण में निवास कर रहा था, जंगलों में निवास कर रहा है, पास से कोई नदी या जल का कोई स्रोत, वनस्पति के रूप में कच्चे पदार्थ को खा लेता था, जंगली जानवरों के साथ वो रहता था। तो वहीं से उसमें धीरे धीरे पालतूकरण का जो एक तथ्य, आज हम पालतूकरण का कार्य हम करते हैं, गायों को, भैंसों को या अन्य पशुओं को हम पालते हैं, तो ये वहीं से सीखा गया है। तो ये मानव जो है, इसका जो संबंध है वो पर्यावरण से बिल्कुल निकट संबंध था। तो भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में, भूगोल जो है, भूगोल विषय जो है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, और इस समस्त पृथ्वी, समस्त प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में एक अंत्य प्रक्रियात्मक, दोनों के मध्य एक अंत्य प्रक्रिया चलती रहती है, और इनका ही अध्ययन क्या है, भूगोल है। तो मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है उसकी छाप जो होती है वो प्रकृति पर वह छोड़ देता है। कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी मनुष्य होता है, वो कोई बड़ा कार्य कर जाता है तो उसका जो कार्य होता है वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट मैन, उन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न कठिनाइयों के दौर से गुजरे, अपने बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था, और फिर उसके बाद वह जब शिक्षा तक वह पहुँचे तो उन्होंने बहुत सी विपदाओं का सामना किया, और अंततः वे एक साइंटिस्ट कहलाए। उन्हें राष्ट्रपति का दर्जा, राष्ट्रपति उनको का पद मिला। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कहीं ना कहीं मानव अपने कार्य से पृथ्वी पर या प्रकृति पर कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाता है। जैसे तो मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। कैसे? प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। ये बिल्कुल सत्य है कि प्रकृति जो होती है वो मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। जैसे आज का जो समय है, और आज के समय में जो मानव एक प्रकार से यूँ मान लीजिए कि उसकी गाड़ी चल रही है, कब उसको कोरोना हो जाए पता नहीं, लेकिन प्रकृति जो है वो मानव जीवन पर क्या कर रही है, अपने पक्ष जो हम प्रकृति के हैं उससे प्रभावित करती जा रही है। अलग अलग हो सकते हैं, ये तो कोविड-19 है, बाढ़ हो सकती है, सूखा हो सकता है, भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकती है,
चक्रवात हो सकते हैं। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रकृति के द्वारा मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये उसके पक्ष है। इसकी छाप उसके वस्त्र। अब जैसे वस्त्रों की बात करें, अब हम वस्त्रों की बात कैसे, इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों आप देखिए कि इस पूरी पृथ्वी पर सामान्य रूप में आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं, अधिक ऊंचाई पे हम चले जाते हैं, तो एक क्षेत्र ऐसा आना शुरू होता है जहाँ पे सदैव बर्फ़, सदैव हिम के रूप में आवरण दिखने को मिलता है। वे क्षेत्र बहुत अधिक ठंडे होते हैं। तो वहाँ वस्त्रों का जो पैटर्न होता है, प्रारूप होता है, वो अलग होता है। जहाँ वर्षा का क्षेत्र होता है वहाँ वस्त्रों का पैटर्न अलग होता है, और भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है वहाँ वस्त्रों का पैटर्न अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति के अनुसार, हर स्थान के अनुसार उस स्थान पर किस प्रकार की जलवायु दशाएं, किस प्रकार की प्राकृतिक परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो रही है, उसके अनुसार मनुष्य वस्त्रों का चुनाव करता है और वस्त्रों को ग्रहण करता है। सेकंड थिंग इज आवास, रहने योग्य घर। आवास भी अलग अलग होते हैं, चाहे वो भूमध्य रेखा पर रहने वाले मनुष्य एक समाज हो या फिर वह बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला मनुष्य का समाज हो। दोनों जगहों में आवास में परिवर्तन होता है, पैटर्न अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से इनकी व्यवसाय में भिन्नता देखने को मिलती है। व्यवसाय में भिन्नता कैसे देखने को मिलती है? तो व्यवसाय में ये पैटर्न होता है कि यदि हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब का क्षेत्र होता है। यहाँ सर्वाधिक कृषि कार्य किया जाता है, चाहे वे गेहूँ का उत्पादन हो, चावल का उत्पादन हो, मक्का, बाजरा, सरसों, दालें, इनका उत्पादन अधिक होता है क्योंकि ये लैंड एरिया है, भूमि क्षेत्र है। और भूमि क्षेत्र होगा तो यहाँ सर्वाधिक फसलें ज़्यादा उत्पादित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, जबकि भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है, अब भारत का तटवर्ती क्षेत्र जहाँ 9 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, चाहे वो अरब सागर का क्षेत्र हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो, जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं और तटवर्ती क्षेत्रों में जो राज्य होते हैं वहाँ सर्वाधिक मछली पालन होता है। और जब वहाँ मछली पालन अधिक होगा तो उनके आहार के रूप में वो नॉनवेज को ग्रहण करेंगे, मांसाहारी होंगे, उनके खाने में मांसाहारी होगा। तो ये सब जो पैटर्न है, ये जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ पूरा जो क्षेत्र है, पूरा रीजन है, वो केवल कृषि उत्पादन कर रहा है, जबकि दूसरा क्षेत्र जो है मत्स्य उत्पादन कर रहा है, मछली को पकड़ने का कार्य कर रहा है। तो परिस्थिति के अनुसार, उसके जो पक्ष हैं उसके अनुसार वहाँ के वस्त्र, वहाँ के आवास, वहाँ के व्यवसाय आदि अन्य क्रियाकलापों में भिन्नता देखने को मिलती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मानव ने प्रकृति के साथ क्या किया है, समझौता किया है। वो अनुकूलन के रूप में हो सकता है या आप परिवर्तन के रूप में हो सकता है। देखिए परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन वर्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है, या आप परिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन करना, किसी वस्तु में कुछ चेंज कर देना और उससे अपना लेना, ठीक है, या फिर अनुकूल हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर सर्वाधिक ठंड रहती है, तापमान 0 तक रहता है या 0 से नीचे भी चला जाता है, माइनस में पहुँच जाता है। तो क्या वहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं है या मानव निवास नहीं करता? तो करता है।
भले ही वह 3-4 महीने के लिए वो कुछ अन्य क्षेत्रों पर चला जाए, लेकिन फिर भी वो निवास करता ही है। तो उन्होंने क्या किया, अनुकूलन, उन्होंने उन्होंने उनमें अनुकूलन स्थापित हो गया। और जब अनुकूलन स्थापित हो जाता है तो वो रहना शुरू कर देते हैं, जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते हैं। और दूसरा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन कैसे हो गया कि या तो आप उसको अपना लो, उसके अनुसार रहना सीख लो, और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने अनुसार यानी मानव स्वयं के अनुसार उसमें कुछ चेंज कर देता है। जैसे कक्षा 10 में आप जल संसाधन पढ़कर आए, उसमें आप विभिन्न परियोजना के बारे में पढ़कर आए, दामोदर घाटी परियोजना को पढ़ा, भाखड़ा नागल परियोजना को पढ़ा, हीराकुंड परियोजना को पढ़ा। तो उसमें हमने पढ़ा क्या था कि वह जो नदियां हैं महत्वपूर्ण, चाहे सतलज हो, चाहे महानदी हो, चाहे दामोदर नदी हो, इन नदियों का वेग अधिक था, जल की राशि अधिक थी। और जब जल की राशि अधिक होती है तो आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। तो वो बाढ़ से बचने के लिए, उस क्षेत्र को बचाने के लिए, वहाँ मानवीय बस्ती को सहायता पहुँचाने के लिए, किसी प्रकार का कोई विनाश ना हो उन बाढ़ की परिस्थितियों से, उसके लिए हमने परियोजना बना दी या वहाँ पर हमने बांध बना दिया। तो हमने क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, हमने उसमें अपरिवर्तन कर दिया। पूरा परिवर्तन नहीं कर दिया, लेकिन कुछ कर दिया। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, अपरिवर्तन कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम उसके अंदर। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट, वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था को पार कर चुका है, क्योंकि आज जो हम जिस समय में जी रहे हैं, जिस समय में जीवन यापन हम कर रहे हैं, ये एक आधुनिकता की ओर। उस समय का जो मनुष्य था या समाज था, उसके पास मोबाइल जैसी फैसिलिटी नहीं थी, उसके बाद देखने के लिए टीवी जैसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास उससे कहीं एडवांस चीज़ें हैं। इंटरनेट, जिससे हम वार्तालाप कर सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियोज़ को देख सकते हैं, कुछ अन्य सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस समय के मानव समुदाय के पास ऐसी कोई वस्तु या कोई सामग्री नहीं थी। तो आज हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और हर दिन हम कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ नया किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है हम उसकी सोच रखते हैं। तो उसने तकनीकी खोज ली एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, यानी अपने पास, अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, अपने आसपास का जो रीजन है, उसको वो सन्निकट यानी अपने आसपास के जो परिवेश है उसमें बदलाव कर दिया। और जो परिवर्तन जो हुआ है वो धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पर होता जाएगा। पहले हम ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे थे, कक्ष में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, कक्ष में बैठकर अध्ययन अध्यापन कर रहे थे। लेकिन आज समय कुछ अलग है, समय के अनुसार परिस्थितियाँ भी अलग हैं। आज हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम अपना अध्ययन अध्यापन जारी रख रहे हैं। तो परिस्थितियाँ, तो अपने आसपास का जो परिवेश है, मतलब उसका जो सन्निकट जो क्षेत्र है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें कुछ बदलाव आए। और ये बदलाव क्यों आए? क्योंकि प्राकृतिक वातावरण कुछ इस प्रकार का हो गया है कि हमें परिवर्तन करना पड़ा। तो हमने क्या किया, उसके जो सन्निकट परिवेश को अपरिवर्तित यानी वही मॉडिफिकेशन हमने किया। तो अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, हमने उसका उपयोग किया। जैसे आप देखेंगे कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने अपने स्तर पर जो भी उनके पास संसाधन थे उसका उपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाने गए। एक अध्यापक, छत्तीसगढ़ का उदाहरण है, छत्तीसगढ़ में एक अध्यापक जो है वो अपनी बाइक के ऊपर ग्रीन बोर्ड जो होता है, ब्लैक बोर्ड नहीं, ग्रीन बोर्ड जो होता है, उसको लगाकर, उस पर छतरी लगाकर और
जहाँ वे बच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चे विद्यालय जा नहीं सकते, तो वह जो अध्यापक है वह बाइक पर ग्रीन बोर्ड लगाकर और बच्चों को पढ़ाने उनका जो कॉलोनीज़ थी, उन जहाँ वो बच्चे रहते थे वहाँ गए वो, और वहाँ पढ़ा रहे हैं वो, इस परिस्थिति में, कोविड-19 की इस परिस्थिति में। तो संसाधन जिस प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का जैसे हम उपयोग कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। यही तो मॉडिफिकेशन है कि हमारे पास नया लाने के लिए कुछ साधन नहीं है, लेकिन जो पुराना है हमारे पास, उसी से हम कैसे कुछ नया बना सकते हैं। ये क्रिएटिविटी, कि आप कैसे कुछ नया कर सकते हैं। तो समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्तन कर लिया। क्षितिज यानी उसका जो हॉरिजॉन है, उसका जो हॉरिजॉन है उसमें परिवर्तन कर रहा है, वो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन कर रहा है और कुछ नया ऐड करता चला जा रहा है। तो तकनीकी जो है, तकनीकी किस प्रकार से हमें उपयोग में लेनी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गए, कि जो भौतिक पर्यावरण ने उसे बांध रखा था, कहीं ना कहीं अब वह सुलझते जा रहे हैं, ढीले होते जा रहे हैं। क्योंकि मानव की सोच, मानव की प्रणाली, मानव के संसाधन जो मिले हैं, उसको किस प्रकार से मॉडिफिकेशन करना है, किस प्रकार से उसे नया प्रारूप बनाना है, किस प्रकार से नया एक वस्तु बनाई जा सकती है या सोच विकसित की जा सकती है, उस पर वह कार्य कर रहा है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर मिला। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। तो जिस प्रकार हम अपनी आवश्यकताओं को उच्चतर बनाते जाते हैं, हाई लेवल पे ले जाते हैं, तो उत्पादन का जो पैमाना होता है, यानी स्केल जो होता है, प्रोडक्शन का स्केल जो होता है, वो भी बढ़ता जाता है, उसमें भी वृद्धि होती है। और जब उसमें वृद्धि होती है तो हमारा जो श्रम है, लेबर जो है, वो भी गतिशील बन जाता है, उसमें गतिशीलता आती जाती है और वह भी दिन प्रतिदिन वृद्धि करता जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बताई, उसको आप नोट्स फॉर्म में लिख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में समझाया गया है, और इसमें बताया गया है कि वो किस प्रकार से ईश्वर के बीच वार्तालाप करता है। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी, भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारियाँ तथा बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तो जो परिस्थिति प्राकृतिक पर्यावरण से मानव को मिली, मानव ने समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन करता चला गया, और वर्तमान में भी यह क्रिया, ये प्रोसेस जारी है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति उसे कुछ नया करने को देती है, मानव चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कुछ नया करता जाता है। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं, कि जो प्रकृति है वे मानव को प्रभावित करती है, और मानव क्या करता है, उसे नवीन या उसमें कुछ नयापन लाकर उसे कुछ आगे की ओर प्रक्षेपित कर देता है। भूगोल इसी अंत्य प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। जैसे हमने अभी चर्चा की कि प्राकृतिक वातावरण या प्रकृति जो भी मानव को प्रभावित करती है जिस भी प्रकार से, और मानव का क्या रिएक्शन होता है, क्या मानव उसमें अनुकूलन स्थापित करता है या मानव उसमें अपरिवर्तन कर देता है, कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है, तो वे किस प्रकार से वो दोनों के मध्य अंत्य क्रिया होती है, यही इन क्रियाओं का अध्ययन करना भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए हैं।
एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से भूगोल में विषय के रूप में, क्योंकि भूगोल जो है एक वैज्ञानिकता का आधार है, एक ही वैज्ञानिक स्वरूप है। भूगोल एक वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। भूगोल में हम कल्पना नहीं कर सकते, ये कल्पना आधार का विषय नहीं है। यहाँ पर प्रामाणिकता पे बल दिया जाता है कि ऐसा होने से ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा यदि क्यों हुआ तो फिर आगे चलकर क्या होगा। तो यहाँ से हमें तीन प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 2 कहाँ है, ठीक है, और नंबर 3 ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा और कहाँ पर मिलेगा, या ऐसा और कहाँ है। या फिर क्या पे प्रश्न आता है कि ये क्या है। नंबर 1 ये कहाँ कहाँ है, जैसे हमने कहा किसी बच्चे की एक जिज्ञासा होती है पेन को पकड़ कर ये क्या है, फिर वो प्रश्न उसका आगे होता है ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, क्या काम है इसका। तो ये 3 प्रश्न होते हैं। तो इन 3 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। 3 प्रश्नों में नंबर 1 कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि धरातल पर पाए जाने वाले जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। अभी हमने चर्चा की प्राकृतिक विशेषताएं क्या क्या हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं मानव का वस्त्र हो, आवास हो, व्यवसाय हो, ये सब सांस्कृतिक विशेषताएं हो गई। प्राकृतिक विशेषता पर्वत, पठार, मैदान, इनकी पहचान से जुड़े होते हैं और प्रश्न करते हैं कि ये क्या है। क्या प्रश्न करते हैं, ये क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में रेगिस्तान, तो रेगिस्तान क्या है, इस पे प्रश्न है कि रेगिस्तान क्या है, इस पे प्रश्न है। क्यों है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो रेगिस्तान क्या है, क्या रेगिस्तान हर जगह है, क्या रेगिस्तान की कुछ विशेषता है। तो इसमें प्रश्न ये होता है कि ये जो सांस्कृतिक विशेषता हैं वो क्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ भौतिक सांस्कृतिक तत्वों की वितरण संबंधित होते हैं और कहाँ है पे प्रश्न पूछते हैं। कहाँ है, रेगिस्तान कहाँ कहाँ विस्तारित है, भारत में रेगिस्तान कहाँ है, क्या एशिया में भी और रेगिस्तान है, या कहाँ कहाँ ये इनका वितरण हमें देखने को मिलता है। तो 2 प्रश्न हमसे भूगोल में 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 कि रेगिस्तान क्या होता है, क्या है रेगिस्तान। नंबर 2 रेगिस्तान कहाँ कहाँ विस्तारित है, कहाँ कहाँ वितरण है इसका, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस प्रश्न में यानी कि जो प्रश्न कहाँ पर है, इस प्रश्न में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि प्राकृतिक किस प्रकार से तत्व वितरण के रूप में या सांस्कृतिक तत्व किस प्रकार वितरण के रूप में स्थिति बनाए हुए हैं, वही उसका जवाब हो जाता है, वही हमें जवाब दे देता है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इन दोनों प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। नंबर 3 ये तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तथ्यों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है कि कोई भी हम व्याख्या कर रहे हैं, किसी प्रश्न की उत्तर की हम व्याख्या हम दे रहे हैं, कोई तत्वों का हम तथ्य दे रहे हैं, तो उनके मध्य कार्य कारण क्या है, उनका संबंध किस प्रकार से वो स्थापित है। तो भूगोल का जो पक्ष है तीसरा, वो प्रश्न पूछता है क्यों, वो प्रश्न पूछता है क्यों, ऐसा ही क्यों हो रहा है, रेगिस्तान ऐसे ही क्यों बन रहे हैं, या रेगिस्तान क्या समाप्त नहीं होंगे। तो ये क्यों पे प्रश्न है कि क्यों एक महत्वपूर्ण है, क्यों ही एक ऐसा पक्ष है जो सबके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित है। जो भी एक क्रोड क्षेत्र होता है उसका भूगोल से अत्यंत संबंध होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है।
ये क्षेत्र में तथ्यों का वितरण, स्थिति व केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। ये मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंत्य प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साचार्य व अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। अभी इस चैप्टर में हम देखें थोड़ा सा, ये चैप्टर नंबर 1 जो है ये थोड़ा सा इस चीज़ को दर्शाना चाह रहा है कि भूगोल विषय जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है और भूगोल में किन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है या भूगोल किन उद्देश्यों को पूरा करता है। तो ये चैप्टर जो है इसमें आप मोस्टली यही चीज़ पढ़ेंगे। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि भूगोल इंटरग्रेटिंग यानी अन्य विषयों से किस प्रकार से अंतर संबंधित है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि ज्योग्राफी में क्षेत्र भिन्नता का अध्ययन होता है, हर क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग होता है, हर क्षेत्र की परिस्थितियाँ अलग होती हैं और भूगोल जो है वो वर्तमान और भविष्य की जानकारी प्रदान करता है। भूगोल में दोनों चीज़ अनुकूलन और अपरिवर्तन साथ साथ चलते रहते हैं। प्रकृति ने हमने जो कुछ दिया हमने उसे अडेप्ट किया या फिर हम उसमें कुछ नयापन ला रहे हैं और नयापन लाकर वहाँ पर भूगोल हमसे 3 प्रश्न कर सकता है या हम भूगोल से कर सकते हैं, जहाँ पर क्या, कहाँ और क्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको लास्ट तक देखें जिसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है उसके आप नोट्स और उसके माध्यम से आने वाले जो प्रश्न हैं उसका आप उत्तर दे सकें। तो जब तक के लिए धन्यवाद।